चलिए, तो Yes, आज sir. की क्लास में हम लोग थर्मल कंडक्शन पढ़ने वाले हैं, थर्मल कंडक्टिविटी के रूल, ठीक है ना। और पिछली क्लास में आप लोग को जो नोट्स दिए थे, सच सच बताइए आप लोगों ने ओपन करके देखे कि नहीं देखे। जो मैंने पढ़ाया आपको लास्ट क्लास में, आपने अपनी बुक से या हमारे नोट्स ओपन करके देखे कि नहीं देखे? सर बुक में देखा सर, नोट्स नहीं देखा। देखो, आधे घंटे का काम होता है डेली, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है जो मैं क्लास में कराता हूँ उसको रिवाइज करने में। तो देर ना करते हुए बेटा उसको अपन रिवाइज कर लिया करें। चलिए आज पढ़ते हैं अपन थर्मल कंडक्टिविटी। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ना है, इसका फॉर्मूला पढ़ना है, और ये मैंने बताया था दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला हम लोग को आता है। आज हम क्या सीखने वाले हैं कि जब आप हीट को ट्रांसफ़र करते हो किसी कंडक्टर में, तो हीट एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन में ट्रेवल करती है, ठीक है ना। एक आइसोथर्मल से दूसरे आइसोथर्मल सरफेस पे ट्रेवल करती है। क्या रूल होते हैं, पढ़िए जय। थर्मल कंडक्टिविटी। Thermal conductivity as shown in figure. Consider a block of a material of cross-sectional area and the thickness x. Suppose its opposite faces are at temperatures T1 and T2. T2 विथ T1 ग्रेटर देन T2, मतलब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब ये हॉट फेस है ये वाली, और ये वाली जो है कोल्ड फेस है, क्यूब की जो कोल्ड फेस है। तो हीट जो है हॉट फेस से कोल्ड फेस की तरफ चलेगी। पढ़िए, इट इज फाउंड that the amount of heat Q that flows from hot to cold during the steady state, it is first is directly proportional to the cross-sectional area A. Q is proportional to A. Second is directly proportional to the temperature T1 minus T2 between the opposite phases. Okay, next. Third is directly proportional to time T for which the heat flows. टाइम की प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट। Fourth, inversely proportional to thickness x of the block end. एग्जैक्टली, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी हीट उतनी कम फ्लो हो पाएगी। ओके, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी हीट कम फ्लो होगी। ओके, Depends on the nature of the material of the block. यस, ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है, वो चीज़ आपको बाद में दिखाई देगी। चलिए, तो देखिए सबको मिला लिया जाए तो Q इज प्रोपोर्शनल टू एरिया के प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल, टाइम के प्रोपोर्शनल और x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फॉर्मूला क्या बन गया कि Q प्रोपोर्शनल टू A टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम अपॉन x। ठीक है जी, इसको K को हटाइए, यहाँ से एक प्रोपोर्शनल हटाइए और यहाँ पे K आ जाएगा। ओके, पढ़िए द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। The proportionality constant K is called coefficient of thermal conductivity of the given material. Its value depends on the nature of the material. यस, तो ये जो K होता है, ये जो बात कर रहे थे कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ब्लॉक, कि मटेरियल जो ब्लॉक है किस मटेरियल का बना है, ये किसी के फैक्टर, इसी फैक्टर की वजह से ये K आता है। मतलब K डिसाइड करेगा कि हीट कितनी ज़्यादा फ्लो होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ सिल्वर की और अगर कॉपर की, तो सिल्वर जो होता है हीट को जल्दी ज़्यादा ग्रेस्प करता है, तो दैट क्वालिटी इज कॉल्ड K, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन दे देते हैं। ओके, तो क्या पढ़ा हमने, Q इज इक्वल टू K चेंज इन एरिया एंड चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2 और टाइम, और नीचे आई है थिकनेस। तो सबको 1 ले लो, एरिया 1 ले लो, डिफरेंस टेम्परेचर का 1 ले लो, टाइम 1 सेकेंड ले लो और थिकनेस 1 मीटर ले लो। पढ़ो, इफ इन अवर इक्वेशन A is equals to 1, T1 minus T2 is equals to 1, T is equals to 1, x is equals to 1, then Q is equals to K. Hence, the coefficient of thermal conductivity of a material may be defined as the quantity of heat that flows per unit time through a unit cube of the material when its opposite faces are kept at a temperature different of 1 degree. हाँ, अगर 1 डिग्री डिफरेंस में टेम्परेचर को रखा जाए तो एक यूनिट क्यूब से, मतलब जिसका एरिया भी 1 हो और जिसके बीच की लेंथ भी 1 हो, तो उससे जितनी हीट फ्लो होती है उस हीट को अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। पढ़िए, फॉर small thickness of the material, the expression for the rate of flow of heat or heat current H can be written as H is equals to dq upon dt is equals to minus Ka into dt upon dx. यस, कैसे बन गया देखिए ये। हाँ देखिए, H का Q क्या होता है, ये दिस इज व्हाट H क्या है यहाँ पे,
एच है रेट ऑफ हीट फ्लो, एच क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट मतलब समय के साथ, सो एच इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो। तो अगर आपको रेट ऑफ हीट फ्लो बनाना है तो थोड़े टाइम में थोड़ी हीट जाएगी, तो इसको डी क्यू कर लो, डी क्यू, और इसको क्या कर लो, डी टी, तो डी टी को नीचे ले आओ, डी क्यू बाई डी टी। वॉट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड हीट फ्लो का रेट, रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई एरिया, डी टेम्परेचर डिफरेंस है, सो व्हाट यू कैन राइट इट, इट इज रिटन एज डी टी अपॉन एक्स छोटा सा है तो क्या हो जाएगा, डी एक्स। ये फॉर्मूला बन गया डिफरेंशिएशन का, ओके। और यहाँ पे माइनस साइन आता है, यहाँ पे माइनस साइन आता, पढ़िए द नेगेटिव साइन, The negative sign indicates that dt upon dx is negative in the direction of flow of heat. That is, temperature decreases along the positive x direction. Thus, the negative sign in the above equation ensures that k is positive. हाँ, यस, देखिए यहाँ पे क्या है कि भाई आपके पास कह रहा है कि नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा। वो क्यों आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि x के आगे बढ़ने की डायरेक्शन में, जैसे आप क्यूब में आगे बढ़ते जाओगे तो टेम्परेचर में कमी आ रही है, तो टेम्परेचर में कमी आने के लिए यहाँ पर आप नेगेटिव साइन लगाते हैं, ओके, इन ए नेगेटिव डायरेक्शन फ्लो ऑफ हीट, दैट इज टेम्परेचर डिक्रीज अलॉन्ग विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दस द नेगेटिव साइन इन द अबव इक्वेशन इंश्योर्स दैट k इज पॉजिटिव। हाँ, तो k तो हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, प्रॉपर्टी है। चलो भाई नेक्स्ट, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ k पढ़ दो भाई। Units and dimension of k. The numerical value of k is qx अपॉन ए t1 माइनस t2 इंटू टी, वही फॉर्मूले से k को अलग कर लिया, ये इसी फॉर्मूले से k को एक साइड ले आए तो qx हो जाएगा और ए t1 माइनस t2 इंटू टी। चलो अब इसकी यूनिट बनानी है तो जो जो पता है रख दो भाई। q SI सिस्टम में q यानी हीट को जूल में नापते हैं, x को मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में और टाइम सेकेंड में। तो सॉल्व करके आ गया क्या, जूल पर सेकेंड मीटर इनवर्स केल्विन। जूल पर सेकेंड को दुनिया क्या बोलती है, वॉट, तो आंसर क्या आ गया, वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। CGS यूनिट में जूल की जगह कैलोरी, सेकेंड इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और केल्विन को किस में नापते हैं, सेंटीग्रेड इनवर्स में। डायमेंशन के लिए सारी डायमेंशन पुट कर दो, ये आ गया। बोलो बेटा। यस सर, ऊपर का बता दीजिए, लेफ्ट हो गए। ऊपर का ये वाला, अच्छा जो ऊपर छूट गया है। हाँ सर। ओके, सारा का सारा छूट गया आपका? सारा नहीं सर। हाँ, कितना छूटा है ये बताओ भाई। सीधा कोफिशिएंट बी पार्ट से। बी पार्ट से कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? तो आपने रूल क्या पढ़ा बेटा, क्यू का? क्यू का रूल पढ़ा, क्यू इज इक्वल्स टू जो होता है दैट इज इक्वल्स टू के, है ना, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 के प्रोपोर्शनल, एरिया के प्रोपोर्शनल, टाइम के प्रोपोर्शनल और x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा T2 माइनस T1 को भी रख दो 1 केल्विन, इसको भी रख दो कितना, एरिया को भी रख दो 1 मीटर स्क्वायर, टाइम को भी रख दो 1 सेकेंड, और जो क्यूब की लेंथ है दो फेसेस के बीच की थिकनेस है उसको भी रख दो 1 मीटर। तो सब कुछ 1 1 1 1 कर दोगे तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, K। मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हीट की उस वैल्यू के इक्वल होता है। Hence, coefficient of thermal conductivity of a material may be defined as the quantity of heat that flows per unit time, एक यूनिट टाइम में through unit cube material when opposite faces are kept at a temperature difference of 1 degree, जबकि opposite faces को आप 1 डिग्री के temperature difference में रखते हो। क्लियर हुआ अब? हाँ सर। ओके, इसके बाद हमने यूनिट एंड डायमेंशन निकाली है, तो डायमेंशन निकाल लोगे जय कि ये भी बताऊं? निकाल लेंगे सर। ओके, सीधे पुट करना है। जूल की दी है, मीटर दी है, मीटर स्क्वायर दी है, टेम्परेचर की केल्विन एंड टाइम की टी रख करके आप इसको डायमेंशन को बड़े इजीली निकाल सकते हैं। चलिए, ये हो गई बात पहली। ओके जी, देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या नाम था, के। लिख लो बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को अपन के बोलते हैं। चलो अब क्वेश्चन क्या है, डिफाइंड हीट करंट। तो व्हाट इज हीट करंट? एच इक्वल टू, अभी अभी पढ़ा अपन ने, हीट इज इक्वल टू, हीट करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम।
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट करेंट. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट करेंट. राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द इन टर्म्स ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी के के टर्म्स में इसका एक्सप्रेशन लिखिए. ओके, तो इसके पहले वाला इंपॉर्टेंट था और अगर वो बनता है तो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना. वो वाला इंपॉर्टेंट था, इसके पहले वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस. चलो पढ़ो बेटा. जय. हीट करेंट. The heat current. The flow of heat per unit time is called heat current, denoted by H. Thus, H is equals to Q upon T. Units in dimension of H. Its SI unit is joule per second or watt. Dimension of H is equals to ml square T raised to the power minus 3. Thermal resistance. The ratio of the temperature difference between the ends of conductor to the heat current through it is called thermal resistance, denoted by RH. Thus, अब रुक जाओ थोड़ा सा. हाँ अब रुक जाइए. देखिए अब आपको याद होगा. देखिए भाई, हाँ तो देखिए मैं क्या कह रहा था. अब अपन को थर्मल रेजिस्टेंस डिफाइन करता है. बच्चों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ करके आए हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आता था ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आर आई. तो R इक्वल टू हो गया V अपॉन आई. यस, ये हुआ करता था V अपॉन आई. V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V अपॉन आई. ये हुआ करता था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. बिल्कुल उसी तर्ज पे थर्मल रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा बच्चों? आर एच ही बोलते हैं ना थर्मल रेजिस्टेंस को. जी हाँ, RH इक्वल टू. देखिए वहां पर हम करंट को फ्लो करने के लिए कंडक्टर में क्या लगाते थे? इसके अक्रॉस में बैटरी लगाते थे जो कि पोटेंशियल डिफरेंस देती थी. बट यहां पर हीट ट्रेवल कब होगी? जब आप लगाएंगे इसके अक्रॉस में टेम्परेचर डिफरेंस T1 और T2. तो अगर हीटिंग की बात करोगे तो डेल्टा V की जगह कौन आएगा बेटा? डेल्टा T. वहां पे क्या चलता था? I यानी इलेक्ट्रिक करंट. यहां पे क्या चलेगा? हीट करंट. तो ये बन गया थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन हीट करंट. अब पढ़िए जय. द रेशियो द रेशियो 1 minute sir. The ratio of the temperature difference between the ends of a conductor to the current through it is called thermal resistance, denoted by RH. Thus, RH is equals to delta T upon H. Q is equals to Ka into delta T upon delta X into T. H is equals to Q upon T is equals to Ka delta T upon delta X. And RH is equals to delta T upon H is equals to delta X upon K. हाँ यस, देखिए ये कंपैरिजन है. ये कंपैरिजन है. अभी आपको मैंने समझाया कि H इक्वल टू Q अपॉन T होता है और H की वैल्यू जो Q अपॉन T आपने निकाली दैट इज कॉल्ड H. कितना निकाला आपने? Q और T को रोक करके यहाँ K रोक दिया, यहाँ A रोक दिया, यहाँ डेल्टा T रोक दिया और यहाँ डेल्टा X रोक दिया था. ये आपका निकला था H. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेल्टा T बाई H. तो डेल्टा T को ऊपर रखो, H को नीचे आन दो. तो क्या बन जाएगा? डेल्टा X ऊपर आएगा और Ka नीचे जाएगा. यस, व्हाट इज दिस डेल्टा T अपॉन H? दिस इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस. तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू डेल्टा T अपॉन H और सॉल्व करने पर क्या आया? ये डेल्टा X अपॉन Ka. ये है थर्मल रेजिस्टेंस. चलिए यूनिट पढ़ लेते हैं. तो यूनिट RH इक्वल टू डेल्टा T अपॉन H. डेल्टा T मतलब केल्विन और हीट क्या होती है? हीट करंट जूल पर सेकेंड. तो बेटा जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वॉट. तो RH की यूनिट होगी केल्विन पर वॉट. यस, डायमेंशन फॉर्मूला केल्विन, ऊपर है हीट का टेम्परेचर का केल्विन, नीचे हीट का हो जाएगा अपना ml2 T की पावर -2, एनर्जी पर यूनिट सेकेंड T की पावर -1. ये सॉल्व हो जाएगा. चलिए तो यहाँ तक हो गया. अब अगला क्वेश्चन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली फॉर रेफरेंस. डिस्क्राइब द सम एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ. आपकी लाइफ में कुछ बताइए एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी के एप्लीकेशंस बताइए. हाँ हर्षिता पढ़िए. Some application of thermal conductivity in daily life. First, in winter, a metallic handle appears colder than the wooden door. In winter, the
Human body is at a higher temperature than the surrounding objects. As we touch the metallic handle, good conductor, heat flows from our body to the handle and feel cold. But no heat flows from our body to wooden door, bad conductor, so it does not feel the cold as the metallic handle. Yes, देखिए ठंड के समय में आप अगर एक मेटेलिक कंडक्टर को छूते हो तो मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर ठंड के समय में जो होता है T लेस हुआ करता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है हॉट होता है, मतलब आपकी बॉडी हॉट होती है। तो जैसे ही आप इसको टच करते हो बेटा तो आपकी बॉडी की जो हीट होती है वो हायर से लेके लोअर, मतलब बॉडी से लेकर के हीट जो होती है ट्रांसफर होती है मेटेलिक कंडक्टर में, इसलिए आपको ठंडा ठंडा फील होता है, ये रीज़न है। चलिए सेकंड पढ़िए, कुकिंग। Cooking utensils are provided with wooden handles. Wood is bad conductor of heat. A wooden handle does not allow heat to be conducted from the hot utensil to the hand. So we can easily hold the hot utensil with the help of wooden handle. Yes, तो वुड जो होती है भाई, वुडन हैंडल में हीट अलाउड नहीं होती है जाने के लिए, तो हम लोग आराम से पकड़ लेते हैं, दैट इज वेरी इजी। थर्ड पढ़िए। A new quilt in warmer than an old quilt. हाँ, A new quilt contains एक न्यू क्विल्ट है ना भाई। न्यू क्विल्ट का मतलब क्या होता है? रजाई। जो नई रजाई लेकर के आते हो आप, जो होती है रजाई, वो जो होती है वो ज़्यादा गर्म हुआ करती है। मैं बताऊं आपको बच्चों, ज़्यादा अच्छी रजाई कौन सी होगी? वो रजाई जिसमें ऊन के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होगा, मतलब रुई जो होगी, रुई के रबों के बीच में हवा भरी होगी, गैप ज़्यादा होगा, फूली फूली रजाई होगी, तो वो बहुत गर्म करेगी। और एकदम आपकी रजाई अगर धोते धोते एकदम चिपट गई है, पतली हो गई आपकी रजाई, चिपट गई है, मोटी पतले से मतलब नहीं है, अगर उसके बीच में एयर का गैप नहीं बचा है रुई के मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो जो रजाई होगी वो आपको गर्म नहीं करेगी। पढ़िए, ए न्यू क्विल्ट। A new quilt contains more air in the pores as compared to the old quilt. As air is the bad conductor of heat, it does not allow heat to be conducted away from our body to the surrounding as we feel warmer in it. हाँ, तो इसमें आप जो होते हैं वार्मर फील करते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, फोर्थ। Birds swell their feathers in winter. By doing आपकी so, आवाज the birds. क्लियर नहीं आ रही है हर्षिता, एकदम जैसे काफी दूर बैठे हो ऐसा लग रहा। दूर बैठे हो क्या? हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ आप ठीक है, बोलो। Birds swell their feathers in the winter. By doing so, the birds enclose air between their feathers and the body. Air is poor conductor of heat. It prevents the loss of heat from the bodies of the birds of surrounding and as such they do not feel cold in the winter. Yes, तो देखिए आपका जो है बर्ड्स जो होती हैं अपने पंखों को फैला लेती हैं, क्योंकि पंख जब फैला लेती हैं और वो ऐसा थोड़ा सा कुछ बना लेती हैं गोला सा, इसके अंदर बर्ड्स रहती है पूरी, तो यहाँ पे हवा भर जाती है। और हवा जो होती है बच्चों वो हीट की क्या होती है? इंसुलेटर होती है, मतलब हीट को आने नहीं देती है। और आप भी अगर कोई भी जर्किन या ठंड के समय में कोई भी चीज़ खरीदें तो आप कभी भी सिंगल लेयर चीज़ ना खरीदें, आप देखें कि मतलब डबल लेयर हो। जैसे इसको बोलते हैं अस्तर लगा, अपने यहाँ बोलते हैं अस्तर लगा हुआ है। तो क्या है, अगर मान लो बाहर से ठंड आ भी जाती है, ठंडी हवा आ जाती है, तो बेटा यहाँ पे एयर हुआ करती है। तो जो पैराशूट आपके पास आते हैं, पहनने वाले पैराशूट के जर्सियाँ आती हैं, उनमें डबल लेयर होती है, एक लेयर ये रहती है, एक लेयर ये रहती है। तो अगर हवा आती भी है तो यहाँ के अंदर नहीं जा पाती है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही थोड़ी सी हवा होती है जो इसको जाने नहीं देती, जो इंसुलेटर का काम करती है। नेक्स्ट पढ़िए, आइस। Ice is packed in a sawdust. Sawdust. Sawdust and the air trapped inside it are poor conductors of heat. This prevents the conduction of heat from the surroundings to the ice, which may otherwise melt the ice. हाँ, तो अगर आप कभी भी जो लेने जाएंगे बर्फ, तो बर्फ को जो होता है बोरियों में रखा जाता है और उसके ऊपर लकड़ी की चूरन डाल दी जाती है, लकड़ी की चूरन डाल दी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हीट का कंडक्शन रुक जाता है ना। ये जो सॉडस्ट होती है एंड एयर ट्रैप्ड इनसाइड द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो इसमें जो सॉडस्ट होती है वो एयर को, इसको हीट को रिलीज नहीं होने देती है। इस वजह से सॉडस्ट का यूज़ जो है किया जाता है आइस को गलने से रोकने के लिए। चलिए
ये भी हो गया। ओके नेक्स्ट, चलिए कंडक्शन खत्म हो गया बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं कन्वेक्शन। ओके कन्वेक्शन नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर रेफरेंस। कन्वेक्शन पढ़ने वाले हैं। ये देखिए कन्वेक्शन करंट है। कल मैंने बताया था कि नीचे का पार्टिकल हल्का वाला ऊपर जाता है और ऊपर के भारी पार्टिकल नीचे आया करते हैं, तो एक करंट बन जाती है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। पढ़ो जय, व्हाट इज थर्मल? What is thermal convection? Briefly explain how are convection currents set up in water. Answer. Convection. This is the process by which heat flows from the region of higher temperature to the region of lower temperature by the actual movement of the material particle. Yes, exactly. By the actual movement of material particle, मतलब जिसको गर्मी लगी है वही ऊपर कूदेगा, वही मूव करेगा, है ना। By the actual movement of material particle, कहाँ जाते हैं? रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर, हायर से लोअर की ओर जाते हैं। पढ़ो फ्लूइड्स। Fluids are heated mainly by the process of convection in which buoyancy and gravity play an important role as shown in figure. When a fluid is heated from the below, the whole portion of at the bottom expand and became less dense because of buoyancy. This lighter portion rises up. The denser, colder fluid takes its place by moving downward. Thus, convection current is set up in the fluid. The actual movement of the liquid can be seen by coloring the liquid with potassium permanganate crystal placed at the bottom of the vessel. हाँ, अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको देखना है बढ़िया इसका कन्वेक्शन, तो आप जो है इसमें पोटेशियम परमैग्नेट की लिक्विड थोड़ी सी कलर डाल दीजिए। यहाँ पे कलर पोटेशियम परमैग्नेट एकदम डार्क ब्राउन कलर, ब्राउन तो नहीं कहना चाहिए, पिंक कलर का, हाँ डार्क पिंक कलर का हुआ करता है। तो जैसे ही आग लगेगी तो पिंक कलर के रबे ऊपर उछलेंगे, तो आपको बिल्कुल कन्वेक्शन करंट बहुत प्यारी दिखाई देगी। और ये जाकर के ऊपर चले जाएंगे, फिर यहाँ से नीचे उछल करके ऊपर आएंगे। और ये नहीं समझना कि ये नीचे आएंगे फिर, ठीक है ना, नीचे वाले दूसरे वाले आएंगे, ये होता है। चलो, तो ये कन्वेक्शन करंट हो गई। अब कन्वेक्शन बेटा दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन और एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। पढ़ो, डिस्टिंग्विश। Distinguish between natural and forced convection. Give example of each type. Natural convection. If the material moves due to the difference in density, the process of heat transfer is called natural or free convection. Natural convection arises due to unequal heating of fluid and gravity. Here the more heated and अरे less यार dense जय, part. तुम ऐसे पढ़ते हो कि बिल्कुल क्या बताया, बिना फीलिंग के पढ़ते हो। कभी कभी जैसे तुम्हारा मन उठ जाता है, ऐसा लगता है। फुल फीलिंग के साथ पढ़ो। नेचुरल कन्वेक्शन, जैसे फुल स्टॉप पंक्चुएशन वगैरह प्रॉपर यूज करो। नेचुरल कन्वेक्शन, इफ द मटेरियल मूव्स ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड द नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। वही जो कन्वेक्शन आप देख रहे हो जो डेंसिटी की वजह से होता है, नीचे की डेंसिटी हायर हो जाती है, लेस हो जाती है, तो ये पार्टिकल ऊपर भागता है, हाई डेंसिटी वाले नीचे आते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। मतलब नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो पार्टिकल गर्म होकर के बाहर निकलता है, पार्टिकल जो होता है गर्म होकर के बाहर निकलता है। यदि मैं बोलूं कि आपके पास ये कोई कमरा है, ये कमरा गर्म है और आप इसकी गर्म कमरे का दरवाज़ा खोल दो, तो जो अंदर की हीट होगी वो बाहर की तरफ निकलेगी। तो पार्टिकल गर्मी देते 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 बाहर निकल जाएंगे। मतलब अंदर की हीट जो होगी वो बाहर निकलेगी नेचुरली। ठंड के समय में इसलिए आपका कमरे के सामने की दरवाज़ा खोल दो तो कमरा आपका ठंडा हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। भाई घर का कोई भी रूम है, आप अगर उसका दरवाज़ा खोल दें, बाहर मेन गेट से जुड़ा हुआ है या कहीं से भी है, तो अंदर वो अच्छा गर्म भी रहा होगा, आपने खूब हीटर जला जला के गर्म किया है, बट जैसे दरवाज़ा खोलते हो तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे बंद कर बंद कर बंद कर जल्दी से, नहीं तो पूरा का पूरा कमरा ठंडा हो जाता है कि नहीं हो जाता? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. अब जय मुझे ये बताओ कि होता क्या है, बाहर की कूलिंग अंदर चली जाती है कि अंदर की हीट बाहर चली जाती है? सर, अंदर की हीट से बाहर चली जाती है। बिल्कुल सही बात है, अंदर की हीट बाहर चली जाती है। समझ गए ना, अंदर की हीट बाहर ही जाती है, यही होता है। कूलिंग कभी अंदर नहीं आती है, हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ही हीट चलती है, मतलब अंदर की हीट बाहर चली जाती है। ठीक है, अब
आपको अगर गर्म करना है कमरे को इस बाहर के एटमॉस्फेयर का यूज करके, तो क्या आप नेचुरल कन्वेक्शन से गर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर आपको इस कमरे को दोबारा गर्म करना है तो क्या आप इसको नेचुरल कन्वेक्शन से गर्म कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे? नो सर। नहीं कर सकोगे। तो आपको यहां पे बाहर बगल में लगाना पड़ेगा एसी, जो हीटर होगा। तो एसी क्या करेगा? जबरदस्ती अंदर हीट देगा। तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो अब आ जाओ, गर्मी के समय की बात करते हैं। गर्मी के समय की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उससे और ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, गर्मी के समय में घर के अंदर का टेम्परेचर होता है कम। मान लो घर के अंदर का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का टेम्परेचर होता है 35, 36, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है बेटा? बाहर की हीट, अगर आप गर्मी में दरवाज़ा खोल दो तो बाहर की हीट अंदर की तरफ आने की कोशिश करती है या आती है? बोलो यस कि नो। यस सर। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और अंदर का टेम्परेचर कम है, तो नेचुरल कन्वेक्शन है ये। बोलो यस कि नो। तो ये है नेचुरल कन्वेक्शन, और नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से जो है बाहर की हीट जो होगी अंदर की तरफ आएगी। दिस इज कॉल्ड नेचुरल कन्वेक्शन। बोलो बेटा यस और नो। यस सर। यस। यस सर। अब आप चाहते हैं कि हमारे अंदर के कमरे की हीट बाहर चली जाए, मतलब हीट जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से बाहर की तरफ मूव हो जाए। तो क्या नेचुरली कन्वेक्शन से ये पॉसिबल है कि लेस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट चली जाए? बोलो हाँ या ना। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नो। हर्षिता नहीं आया समझ में। क्या ये पॉसिबल है कि लेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट बाहर की तरफ चली जाए? नहीं सर। हर्षिता, जय? नो सर। यस नो। यस सर। ओ माय गॉड, कैसे चली जाएगी बेटा हीट? भाई नहीं सर, आपने बोला ना। 27 की हीट, आप हीट इसको दे दो। हीट हमेशा हाई टू लो चलती है बेटा, लो से हाई कैसे चलेगी? नहीं है ना पॉसिबल। नो सर। मतलब नेचुरल कन्वेक्शन से कमरा गर्म ही होगा क्योंकि हीट लेगा। मगर आप चाहें तो इससे हीट निकाल करके दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई डिवाइस लगानी पड़ेगी जो कराती है फोर्स्ड कन्वेक्शन। क्या कराती है? फोर्स्ड वो कन्वेक्शन। होता है एसी। एसी क्या होता है? आपका कमरा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो एसी उसकी हीट निकाल लेता है और बाहर फेंक देता, आउटडोर लगा होता है, और आपके कमरे को ले आता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यों जय, अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए भैया पढ़िए। पढ़ो। व्हाट आर द फुल, यहां से पढ़ रहे थे ना हम लोग, फोर्स्ड कन्वेक्शन। पढ़िए फोर्स्ड कन्वेक्शन। एक मिनट, यहां से पढ़िए। डिस्टिंग्विश बिटवीन। शुरू से। हाँ। Distinguish between natural and forced convection. Give example of each type. Natural convection. If the material moves due to the difference in density, the process of heat transfer is called natural or free convection. Natural convection arises due to unequal heating of fluid and gravity. Here the more heated and less dense part of the fluid rise and are replaced by the cooler parts. Natural convection is responsible for the origin of different type of wind in the atmosphere. ओके। सो नेचुरल कन्वेक्शन, इफ नेचुरल कन्वेक्शन तो वही कन्वेक्शन है जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं। इफ अ मटेरियल मूव्स ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड द नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन. नेचुरल कन्वेक्शन arises due to the unequal heating of fluid and gravity. Here the more heated and less dense part of the fluid risen up and the replaced by the cooler parts. Natural convection is responsible for the origin of different type of winds in the atmosphere. बेटा जो हवाएं चलती हैं और जो तूफान उठते हैं ये नेचुरल कन्वेक्शन के ही परिणाम है. पढ़िए फोर्स्ड कन्वेक्शन. Forced convection. If the heated material is forced to move by an agency like a pump or a blower, the process of heat transfer is called forced convection. Air conditioning, central heating system,
the human circulating system, and the cooling system of the automobile engine are the example of forced convection. हाँ, ये सारे फोर्स कन्वेक्शन के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, व्हाट आर कन्वेक्शन करेंट्स। What are convection current? Explain their role in the relation to the following phenomena. First, in regulating the temperature of human body. Second, in the formation of trade winds. Third, land and sea breezes. ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट फॉर रेफरेंस। पढ़िए आंसर, कन्वेक्शन करेंट्स। Convection currents. In convection, the fluid particles in contact with the source of heat become hotter, expand, become less dense, and rise. Their place is taken by colder particles, thus setting up circular currents. These are called convection currents. यस। Phenomena based on thermal convection. In regulating the temperature of human body, in the human body, the heat act as the pump heart that acts, the circulates. heart The heart acts। act- यस। The heart act as the pump that circulate blood through different parts of the body, transferring heat by forced convection. This maintains a remarkably constant body तो temperature. हार्ट जो होता है ब्लड की फॉर्म में हीट शरीर के कोने कोने में पहुंचाता है हार्ट। तो हार्ट किसका काम करता है? फोर्स्ड कन्वेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट, इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड्स। पढ़िए। Second, in the formation of trade winds, natural convection plays an important role in the formation of trade winds. The surface of the earth, and hence the air above it's near the equator, gets strongly heated by the sun. The heated air expands and rises upward. The colder air from polar region rushes in towards the equator. This produces northward wind in the northern hemisphere and southward in the southern hemisphere. Due to rotation of the earth about its axis from west to east, the air close to the equator has an eastward speed of 1600 km per hour, while it is zero close to the poles. As a result, the actual direction of the wind in the northern hemisphere is northeast, in the southern hemisphere southwest. These winds are called trade winds. In ancient time, the traders used these winds to find the direction of motion of their sailing vessels. यस, तो इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं क्योंकि शुरुआत में इन्हीं हवाओं की वजह से जो ट्रेडर्स थे वो यूज़ करते थे कि हमें किस दिशा में जाना है। तो एक्चुअली बात ये चल रही है भाई कि अर्थ की सिचुएशन कुछ ऐसी है, ऊपर नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो इक्वेटर में जो सन होता है उसकी गर्मी बहुत पड़ती है, तो यहाँ की हवा गर्म हो जाती है, तो यहाँ की हवा गर्म होकर के यहाँ की तरफ चला करती है और यहाँ की हवा गर्म होकर के यहाँ की तरफ चला करती है। ऊपर वाला जो हेमीस्फीयर है बेटा ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है और नीचे वाला हेमीस्फीयर साउदर्न हेमीस्फीयर है। तो एक कन्वेक्शन करंट यहाँ बन जाती है ऐसा और एक कन्वेक्शन करंट यहाँ बन जाती है। इसलिए ये जो कन्वेक्शन करंट की वजह से हवा चलती है, इन विंड्स को हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स। चलिए अब है अगला लैंड एंड सी ब्रीजेस। लैंड एंड सी ब्रीजेस पढ़िए बेटा, लैंड एंड सी ब्रीजेस क्या है? Land and sea breezes. These are local convection current. Specific heat of water is higher than the Soil. than of soil. So land and hence air above it is heater faster in summer during daytime than there above the sea. The air above land expands and rises, and its place is taken up by the colder air from sea to land and is called sea breeze. At night, the lands get cooled faster than water, so cold air flows from land to sea and is called land breeze. हाँ भाई, तो देखो ये समुद्र के पास वाली जगह आप कभी भी जाइए, बड़ी ज़ोरदार हवा चला करती है, वहाँ की ये बातें हो रही हैं। तो दिन के टाइम में जो हुआ करता है सो लैंड एंड तो दिन के टाइम में जो लैंड होती है बहुत तेज़ी से हॉट हुआ करती है, तो लैंड की यहाँ पे हवा गर्म हो जाती है और यहाँ पे जो होती है कंपैरेटिवली कोल्ड होती है। तो इधर से लेके इधर की ओर दिन के टाइम में हवा चलती है, ठीक है ना, लैंड टू सी, ठीक है ना। और रात के टाइम में सो कोल्डर एयर फ्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, रात के टाइम में लैंड टू सी और दिन के टाइम में सी टू लैंड, ठीक ना, दिन के टाइम में
सी टू लैंड और रात के टाइम में लैंड टू सी की तरफ हवा चलती हैं, तो इनको बोलते हैं अपन लैंड ब्रीज, ठीक ना, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण ऐसा होता है, समुद्र के किनारे पे अच्छी हवा चला करती है। चलिए बच्चों, तो कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडिएशन। रेडिएशन एनर्जी का आने का एक ऐसा तरीका जिसमें बीच में कोई भी मीडियम इन्वॉल्व ना हो, उसको बोलते हैं रेडिएशन। इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रेडिएशन पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं डिफाइन थर्मल रेडिएशन स्टेट प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। तो रेडिएशन के बारे में जो लॉ दिया था वो प्रीवोस्ट ने दिया था। पढ़ो जय, थर्मल रेडिएशन। Thermal radiation. The electromagnetic radiation emitted by a body by virtue of its temperature is called thermal radiation or radiant energy. All bodies having temperature above 0 Kelvin emit thermal radiation continuously. For example, the radiation emitted by red hot iron or light from a filament lamp is thermal radiation. यस, तो देखिए अगर आपके पास रेड कलर का अंगारा आपने देखा होगा, तो अंगारा लाल कलर का, अब तो खैर अंगारे देखने को नहीं मिलते, सबके यहाँ गैस आ गई है, फिर भी कोयला जलाया होगा तो कोयले जलाने के बाद आपको अंगार देखने को मिला होगा, तो वो रेड हॉट बॉडी होती है, तो वो जो लाइट आपको दिखती है दैट इज अ रेडिएशन, तो वो एक थर्मल रेडिएशन है, क्योंकि गर्मी की वजह से वो कलर मिल रहा है और वो लाइट का रेडिएशन रेड कलर जो है आपकी आंखों तक पहुंचता है, सो दैट इज अ थर्मल रेडिएशन। अब थर्मल रेडिएशन के बारे में प्रीवोस्ट ने कुछ बातें करी हैं। प्रीवोस्ट ने थ्योरी दी है हीट एक्सचेंज की, पढ़ो। ऑल बॉडीज, Prevost theory of heat exchange. All bodies emit radiation irrespective of their temperature. They emit radiation to the surroundings and receive radiation from the surroundings. In the equilibrium state, the exchange of energy between a body and its surrounding occurs in equal amounts. Yes, तो कह रहे हैं प्रीवोस्ट कह रहे हैं ऑल बॉडी एमिट्स रेडिएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टेम्परेचर। दुनिया के कोई भी टेम्परेचर हो, सारी बॉडीज जो होती हैं रेडिएट करती हैं, चाहे कोई ज़्यादा टेम्परेचर पे हो चाहे कोई कम टेम्परेचर पे हो। जो ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा वो ज़्यादा भयंकर रेडिएट करेगा, जो कम टेम्परेचर पे होगा वो कम रेडिएट करेगा। दे एमिट रेडिएशन टू द सराउंडिंग एंड रिसीव रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग। दुनिया की सारी बॉडीज जो होती हैं सराउंडिंग को टेम्परेचर देती हैं और सराउंडिंग से एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर लेती हैं, तो टेम्परेचर देती हैं और टेम्परेचर लेती हैं। ओके, इन द इक्विलिब्रियम स्टेट होने पर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन अ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग अकर्स इन इक्वल अमाउंट। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो जितनी एनर्जी ली जाती है उतनी ही एनर्जी दी जाती है, मतलब रेडिएशन एनर्जी ली गई और दी गई इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। पढ़िए प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन, पढ़िए। State important properties of thermal radiation. Properties of thermal radiation. First, these are electromagnetic waves having wavelength range from 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, मतलब जो रेडिएशन की हीट निकलती है एक्चुअली व्हाट आर दोज आर रेडिएशन हैविंग द वेवलेंथ 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ओके, जो हीट रेडिएशन होती है वो किसकी वजह से निकलती है बेटा? इंफ्रारेड वेव्स की वजह से। दुनिया में जो भी रेडिएशन हीट कैरी करता है दैट इज इंफ्रारेड वेव्स। दीज आर कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट पढ़ो। Second, like light, thermal radiation travel in straight lines. Exactly. Third, the radiation obey the laws of reflection and refraction like light does. Fourth, they show the phenomena of interference, diffraction and polarization. हाँ, तो ये जो थर्मल रेडिएशन होते हैं ये प्रॉपर्टी शो करते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की। नेक्स्ट पढ़िए। थर्मल रेडिएशन, थर्मल फिफ्थ है बेटा, ये देखो। थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी। अगर कोई भी थर्मल रेडिएशन, जैसे सन से आने वाला थर्मल रेडिएशन है, अगर कोई बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गई थर्मल रेडिएशन की डेफिनेशंस और इसके पॉइंट। चलिए, डिफाइन द टर्म एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर
एंड एमिसिविटी राइट देयर SI यूनिट। बेटा एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर और एमिसिविटी में अब हम रिलेशन लिखने वाले हैं। ये कभी कभार आ जाता है, सो इट इज़ 50% इंपॉर्टेंट कि भैया एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, एमिसिव पावर क्या है और एमिसिविटी क्या है। पढ़िए एब्जॉर्प्टिव पावर। जय ओके, हर्षिता रीड करिए बेटा, व्हाट इज एब्जॉर्प्टिव पावर। Absorptive power. The absorptive power of a body for a given wavelength gamma is defined as given the wavelength, ratio of this is amount lambda. of heat energy absorbed in a wait certain beta, time. this is lambda, given wavelength lambda. Absorptive power of a body for a given wavelength lambda. Lambda is defined as ratio of amount of heat energy absorbed in a certain time to the total heat energy incident on it in the same time within a unit wavelength range around the wavelength lambda. It is denoted by A lambda. A perfect black body absorbs all the heat radiance incident upon it, so its absorptive power is unity. If the radiant energy Q dq in a wavelength range lambda and lambda plus d lambda is incident on the body of absorptive power A lambda, then amount of radiant energy absorbed by the body equals to A lambda dq. The absorptive power is dimensionless quantity. Yes, देखिए अगर आपके पास कह रहा है कि इफ अ रेडिएंट एनर्जी dq इन वेवलेंथ लैम्डा फ्रॉम d लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ बॉडी ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर A लैम्डा, देन अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू A लैम्डा dq। इसका मीनिंग समझो भाई, ये क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि किसी बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर है A लैम्डा और इसके ऊपर हीट आती है, ये हीट जो आ रही है इसकी अमाउंट है dq। तो क्या ये बॉडी पूरी की पूरी dq एब्जॉर्ब कर लेगी? नो, ये पूरी की पूरी dq एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है ना। ये कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी? dq मल्टीप्लाइड बाई A लैम्डा। ओके, सो एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द बॉडी दैट इज इक्वल टू dq मल्टीप्लाई A लैम्डा। तो ये जो यहाँ पे A लैम्डा है, what is this? This is heat absorbed. Q is equal to dq A lambda. समझ गए? तो ये A lambda क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं absorptive power. ठीक है, तो क्या लिख सकते हो? A lambda is equal to Q by dq. चलो बन जाएगा। यस सर। यस, एब्जॉर्प्टिव पावर जो होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब देखिए एमिसिव पावर, अब बात करते हैं। जैसे एब्जॉर्प्टिव पावर है वैसे एमिसिव पावर है। अब ऐसे समझो यार, एब्जॉर्प्टिव पावर, जय मान लो ये तुम हो, ये तुम हो, मैंने तुम्हें एक ब्लॉक बना दिया, बोलो हाँ। यस सर। ओके, अब जय ये तुम हो, तो जैसे मान लो तुम्हारे ऊपर 50,000 रेडिएशन आए, बोलो यस और नो। 50,000 आए? यस सर। क्या तुम 50,000 में से 50,000 रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? सर नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे। तो जो आप जितने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर पाओगे उसको बोलोगे, वो फैक्टर कहलाएगा आपका एब्जॉर्प्टिव पावर। समझ गए ना। जैसे मान लो तो 50,000 आपके पास आई हीट, 50,000 जूल, उसमें से मान लो आपकी एब्जॉर्प्टिव पावर मान लो 1/5 है। कितनी है? 1/5। तो मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आया? 10,000। मतलब आप एक्चुअल कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करोगे? 10,000। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्टिव पावर। अब सेकेंड बात करते हैं एमिसिव पावर। पढ़िए हर्षिता, एमिसिव पावर। Emissive power. The emissive power of a body at a given temperature and for a given wavelength lambda is defined as the amount of radiant energy emitted per unit time per unit surface area of the body within a unit wavelength
range around wavelength lambda. If the heat radiation of a wavelength range lambda to lambda plus d lambda is incident on the surface of a body of emissive power E lambda, then the amount of radiant energy emitted per second per unit area equals to E lambda d lambda. यस तो देखिए एब्जॉर्बिव पावर में क्या होता था बेटा, एब्जॉर्बिव पावर में आपका होता था ए लैम्डा डी क्यू और ये हो जाएगा अपने पास ई लैम्डा डी लैम्डा, इसमें ई आता है वर्ड। पढ़िए, द एसआई यूनिट ऑफ एमिसिव पावर इज जूल पर सेकेंड, है ना, पर मीटर स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा अपने पास वॉट पर मीटर स्क्वायर। 1 मिनट द हीट रेडिएशन ई लैम्डा इंसिडेंट ऑन ए सरफेस एमिसिव पर, देन अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक लग रही मेरे को, यहाँ पे डी क्यू होना चाहिए, ई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू, जैसे यहाँ पे हुआ था एब्जॉर्प्टिव पावर में ए लैम्डा इंटू डी क्यू, तो यहाँ पे ई लैम्डा इंटू डी क्यू होना चाहिए। सो इसको ई लैम्डा डी क्यू कर लीजिए। चलिए हाँ, नेक्स्ट पढ़िए एमिसिविटी, डेफिनेशंस आती हैं, पढ़िए एमिसिविटी। Emissivity. The emissivity of a body is defined as the ratio of the heat energy radiated per unit time per unit area by a given body to the amount of heat energy radiated per unit time per unit area by a perfect black body of the same temperature. That is, if it is the ratio of the emissive power E of the body of emissive power capital E of a black body at the same temperature. It is denoted by एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, 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 एप्सिलॉन। तो एमिसिविटी क्या होती है बच्चों, एमिसिविटी इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल ई। ई क्या है बेटा, ई है एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, लिख लो, इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, और नीचे है कैपिटल ई का मतलब एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो ऊपर एक बॉडी है और नीचे जो है ब्लैक बॉडी है, ठीक है। तो ये हो गया, नोट्स अभी मैं आपको बस जस्ट नाउ क्लास के बाद में आपको भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए। ये भी हो गया। अब आपके सामने सवाल आ रहा हो कि सर ये ब्लैक बॉडी क्या होती है। आपको पता है कि ब्लैक जो रंग होता है वो हीट का अच्छा एब्जॉर्बर होता है, ठीक ना, और हीट का अच्छा एब्जॉर्बर होने के बाद हीट का अच्छा रेडिएटर भी होता है बेटा, मतलब हीट को रेडिएट भी शानदार करेगा। जो नॉर्मल सी बात है यार, जो हीट लेगा वो हीट देगा। हाँ बेटा, यहाँ से पढ़िए, अपन किसकी बात कर रहे थे, एमिसिविटी की, एप्सिलॉन की। हाँ, It is dimensionless quantity. Its value lies between 0 and 1. The emissivity of defect black body is 1. The emissivities of polished copper, polished aluminium, and lamp black are 0.018 and copper polished aluminium की 0.05 और काजल लैंप ब्लैक जो होता है उसकी जो एमिसिविटी 1 के पास में 0.95 होती है, ठीक है। ये एमिसिविटी है, तो काजल की एमिसिविटी बहुत है। और अगर आप आइडियल ब्लैक बॉडी की बात करो, आइडियल ब्लैक बॉडी एक कल्पना है, कभी होती नहीं आइडियल ब्लैक बॉडी कि ऐसी बॉडी जो सारा रेडिएशन खा जाए, तो एक कल्पना मात्र है। आइडियल ब्लैक बॉडी की जो एमिसिविटी होती है बच्चों वो 1 होती है। पढ़िए, व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी। What is the black body? How can it be in practice? How can realize? Black body is the one which हाउ कैन इट बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस में कैसे आप रियलाइज कर सकते हो। पढ़िए ब्लैक बॉडी। Black body. A black body is the one which neither reflect or transmit but absorb whole of the radiation incident on it. The absorptive power of a perfect black body is unity. When a body is heated at a high temperature, it emits radiation of possible wavelength within a certain wavelength range. Radiation emitted by black
body are full or black body radiation. हाँ, ये गलती से लिख दिया, द रेडिएशन एमिटेड बाई ए Ferric ब्लॉक body. बॉडी नहीं है, ये ब्लैक बॉडी है। द रेडिएशन एमिटेड बाई ए ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड फुल और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जय, अब पढ़ो बेटा फेरीज ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का जो मॉडल बना करके दिया था वो फेरीज ने दिया था, ये फेरी की ब्लैक बॉडी है। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो सारा रेडिएशन ले तो लेती है बट देती एक भी नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका था कि फेरी ने यहाँ पे छोटा सा होल कर दिया, तो रेडिएशन आ तो गया अपनी मर्जी से बट बेचारा जा नहीं पाया, क्योंकि जैसे यहाँ पर पहुँचा ये इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया और ये बेचारा घूमता रह जाएगा। तो इसको बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। पढ़ो बेटा फेरीज ब्लैक बॉडी। जय। Ferri's black body. Ferri's black body consists of a hollow double-walled metal sphere coated inside with a lamp, black and nickel polished from outside. Heat radiation entering the sphere through the small opening are completely absorbed due to multiple reflection. The conical projection opposite the opening prevents direct reflection. To use it as a source of heat radiation, the enclosure is heated. The enclosure is heated in a suitable bath to maintain its temperature constant. The radiation coming out from the small hole are black body radiation. The wavelength range of emitted radiation is independent of the material of the body and that depends only on the temperature of the black body. हाँ, तो जो वेवलेंथ होती है, द वेवलेंथ रेंज एमिटेड बाय द रेडिएशन इंडिपेंडेंट ऑन द मटेरियल। ये मटेरियल क्या है इससे कोई मतलब नहीं होता है। टेम्परेचर आप इससे जो वेवलेंथ निकालोगे, जो रेडिएशन फेंकोगे बाहर, हीट रेडिएशन, वो ये डिपेंड करेगा कि आप इस ब्लैक बॉडी को कितना गर्म कर रहे हो। तो किरचॉफ थोड़ी देर में आने वाले हैं। किरचॉफ ने ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन के लिए, स्टीफन ने बताया था, सॉरी, तो स्टीफन बताएंगे कि रेडिएशन जो होता है टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो स्टीफन लॉ जो है ये बेटा इंपॉर्टेंट है। ऊपर मैंने ब्लैक बॉडी पढ़ा दी, कभी कभी थ्योरी में आ जाता है ब्लैक बॉडी। चलो पढ़ो किरचॉफ्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन। State and explain the Kirchhoff's law of heat radiation. Kirchhoff's law states that any given temperature, the ratio of the emissive power to the absorptive power corresponding to certain wavelength is constant for all bodies and this constant is equal to the emissive power of the perfect black body. At the same temperature, the corresponding to the same wavelength, that is E lambda upon A lambda is equals to capital E lambda. हाँ, तो यहाँ पर कहा किरचॉफ ने कि दुनिया की कोई भी बॉडी है उसकी जो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो है उसी टेम्परेचर पर जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है उसके एमिसिव पावर के इक्वल होता है। एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के इक्वल होता है फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा। इसलिए अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि इसको कांस्टेंट रखना है। इसलिए अगर कोई बॉडी अगर गुड एमिटर है तो वो गुड एब्जॉर्बर भी होगी, गुड एमिटर है तो गुड एब्जॉर्बर भी होगी, क्योंकि कोई बॉडी अगर अच्छा एमिट एब्जॉर्ब करती है तो उतना शानदार वो एमिट भी करेगी। समझ गए? आप काले कलर के कपड़े रात को पहन करके देखिएगा, आपको बहुत ठंड लगेगी। ब्लैक कलर के लोअर में आपको ज़्यादा ठंड लगेगी और वाइट कलर के लोअर में आपको कम ठंड लगेगी, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है बेस्ट गुड एब्जॉर्बर होता है, तो बेटा गुड एमिटर भी होता है, ठीक है ना, वो एमिट भी करता है। चलिए इलस्ट्रेशन पढ़ दो भाई, लास्ट इलस्ट्रेशन। Illustration: if a polished metal ball with a spot of platinum black on it is heated in a furnace to about 1200 Kelvin and then taken out into a dark room, the black spot appears brighter than the polished surface. This is because the black spot is better absorber and hence by Kirchhoff's law a better emitter of radiation. एक आप प्लेटिनम की बॉल ले लो चमकदार एकदम और उसमें छोटा सा एक काला स्पॉट बना दो कलर करके या उसको थोड़ा सा फोड़ करके या जो भी करके, और इस बॉल को गर्म होने को डाल दो आग के अंदर। काला एकदम हो जाएगा बॉल, बिल्कुल गर्म हो जाएगा, बहुत भयंकर गर्म हो जाएगा। अब इस बॉल को उठा करके आप डार्क रूम में ले जाओ 1200 केल्विन के बाद, आप देखना सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन होगा इससे निकलेगा, सबसे जोरदार ये काला स्पॉट चमकेगा। क्यों? क्योंकि गर्म होते समय सबसे ज़्यादा हीट इसी ने खाई थी,
रेडिएशन इसी ने लिया था, और ठंडे होने के बाद भी सबसे ज़्यादा रेडिएशन यही छोड़ेगा। मतलब जो गुड एब्जॉर्बर होता है वो गुड एमिटर होता है। बोलो जी, समझ में आ गया? यस सर। चलिए तो ठीक है, क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, ठीक ना। आज की क्लास को अपन लोग यहीं पर फिनिश करते हैं बच्चों।